दोस्तों नमस्कार। हम लोग इकोनॉमिक्स में आज पढ़ने वाले हैं बजट। वर्तमान में आप देखेंगे किसी भी देश में उसका एक समय निर्धारित होता है, जैसे भारत में फरवरी में और इसी तरह अन्य देशों में बजट प्रस्तुत किया जाता है। बजट प्रस्तुत करना क्या है, ये किसका पार्ट है? तो बजट प्रस्तुत करना ये प्लानिंग का पार्ट है, ये योजना का पार्ट है। बेसिकली जो आर्थिक नियोजन है, जो आर्थिक योजना है, उसका पार्ट क्या है? बजट है। तो सीधी सी बात है कि आप एक उदाहरण समझिए। यदि आप कहीं पे रहते हैं, मान लो आप कहीं पे पढ़ाई करते हो और आपको हर महीने घर वाले 10,000 रुपये देते हैं, तो आपको इन 10,000 रुपयों में पूरे एक महीने का अपनी व्यवस्था को चलाना है। अब ये जो 10,000 है, ये क्या है? ये आपकी कुल पूंजी है। ठीक है। तो ये 10,000 क्या है? ये आपका कुल पूंजी है और आपको जो एक महीने अपनी व्यवस्था को चलाना है, तो आप इसके लिए क्या करते हैं? कुछ प्लान बनाते हैं। और ये टोटल जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बजटिंग की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो देखो क्या है, इसको लिख लो, सामान्य भाषा में लिख लो। ये बजट क्या है? ये आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? यह पिछले वर्ष के वित्तीय अनुभव पर आधारित होता है। तो बजट के विषय में दो बात समझिए, यह आय और व्यय का लेखा जोखा होता है और दूसरी बात, यह पिछले वर्ष के वित्तीय अनुभव पर आधारित होता है। पिछले वर्ष का वित्तीय अनुभव क्या है? अभी 1 फरवरी 2025 को भारत सरकार बजट पेश करने वाली है। तो किस वर्ष का बजट पेश करेगी? 2025-26 का बजट पेश करेगी। वर्तमान में कौन सा वर्ष चल रहा है? वर्तमान में वर्ष चल रहा है 2024-25। ठीक है। इसके पहले कौन सा वर्ष था? 2023-24। ध्यान से देखिएगा, तो 2023-24 पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो हमारे पास इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। ठीक है। तो 2023-24 का जो वर्ष है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, तो हमारे पास इसके आंकड़े उपलब्ध हैं। लेकिन 2024-25 अभी ये वर्ष पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो हमारे पास इस वर्ष के आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। अगर कोई आंकड़ा होगा भी तो वो अभी वो अनुमान पे आधारित हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इस वर्ष
इस वर्ष मतलब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहने वाला है या कितना होगा। तो हो सकता है कि आपके पास आज के डेट तक का कोई अनुमान हो, लेकिन अभी जनवरी तो समाप्त हुआ नहीं है, तो इसका मतलब अभी जनवरी बचा हुआ है, फरवरी बचा हुआ है और मार्च बचा हुआ है। तो आपके पास जो भी उत्तर होगा वह अनुमान पर आधारित होगा। क्लियर? क्यों अनुमान पर आधारित होगा? क्योंकि अभी वर्ष ही समाप्त नहीं हुआ है। तो ये हो गया 23-24 मतलब आंकड़े उपलब्ध हैं, 24-25 मतलब आंकड़े हैं, कुछ आंकड़े हैं लेकिन अभी वो अनुमानित आंकड़े हैं, वो अभी कंफर्म नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। और 25-26 क्या है? ये तो पूरा एकदम भविष्य की बात हो रही है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, इसका तो अभी वर्ष ही नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस बात को समझिए। अब थोड़ा सा बजट का संवैधानिक पक्ष देख लीजिए। ठीक है, बजट का संवैधानिक पक्ष देख लीजिए क्या है। तो आप जानते हैं जब कभी परीक्षा में आपसे पूछे कि क्या बजट की परिभाषा संविधान में दी गई है, बजट ही नहीं, आपसे कुछ भी अगर पूछ ले कि क्या नागरिकता की परिभाषा संविधान में दी गई है, क्या मूल अधिकारों की परिभाषा संविधान में दी गई है, क्या बजट की परिभाषा संविधान में दी गई है, तो एक बात हमेशा इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जब कभी परीक्षा में आपसे पूछे कि क्या इसकी परिभाषा या उसकी परिभाषा संविधान में दी गई है, तो आप समझिएगा ऐसे लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर होता है नहीं। बजट की परिभाषा या नागरिकता की परिभाषा या मूल अधिकारों की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है। ठीक, तो बजट का उल्लेख संविधान में, बजट का उल्लेख है नहीं है, बजट का उल्लेख नहीं है, लेकिन बजट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है, हर देश इसको फॉलो करते हैं और संविधान में है ही नहीं। तो ध्यान से देखना, हमारे यहाँ एक है आर्टिकल 112। 112 में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये क्या मुसीबत है, इसको समझ लीजिए। उदाहरण पे जाइए, पापा ने महीने कितना दिया, आपके पापा ने आपको महीने में 10,000 रुपए दिया। कितना दिया? 10,000। महीना पूरा समाप्त हुआ नहीं, 28 तारीख को आपने पापा से कहा कि पापा 1,000 और चाहिए, आई नीड 1,000 रुपीज मोर। पापा का दिमाग खराब, 10,000 तो मैं दे ही रहा था, 1,000 इसको और क्यों चाहिए, अभी महीना समाप्त ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? दो बातें हो सकती हैं, या तो जनाब फिजूल खर्ची कर रहे हो, या कुछ अतिरिक्त इनके ऊपर आवश्यक खर्च आ गया हो। फिजूल खर्ची भी हो सकती है,
पार्टी कर लिया किसी को फिल्म दिखाए हो सकता है। या ये हो सकता है कि गुरुजी ने कहा हो कि ये वाली किताब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको खरीद लो, तो कुछ अतिरिक्त खर्च आ गया हो सकता है मकान मालिक ने कमरे का किराया बढ़ा दिया गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो पापा ने कहा काम करो, ये जो 10,000 में दिया था ना, जरा इसका हिसाब दो। क्या देना है? हिसाब। एक पर्ची पर मुझे लिख के दो कि 10,000 रुपये का क्या किया। तो पापा ने क्या मांगा? हिसाब। ये क्या है? हिसाब है। ये हिसाब कौन देती है? सरकार देती है। क्या देती है? सरकार। किसको देती है? मालिक को। मालिक कौन है? जनता। मजाक की बात है? जनता कौन है? जनता जनार्दन है। जनता क्या है? जनता जनार्दन है। तो जनार्दन जो है वो अपने सेवक से हिसाब मांग रहा है। लाओ बताओ भाई, पिछले साल तुमने 40 लाख करोड़ का बजट पेश किया था, जरा इसका खर्चा मुझे पूरा एस्टिमेट बता दो। ये 40 का क्या किया और इस साल कितना खर्च करने वाले हो, ये भी जरा बता दो कि क्या करने वाले हो इसमें। तो पिछले साल जो खर्च किया उसका हिसाब दे दो, और नए साल में कितना और कैसे कैसे खर्च करने वाले हो इसका भी हिसाब हमको दे दो, बता दो। सरकार न बताए तो बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर संवैधानिक बाध्यता है। संवैधानिक बाध्यता है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 112 का चाबुक दिया है। किसे दिया है? जनता को। सरकार से पूछो, सरकार से पूछो, आप ये जो खर्चा कर रहे हो श्रीमान जी, आपको नहीं लगता ये फिजूल खर्ची है? अपनी ताकत को पहचानो। खैर छोड़ो। अब वार्षिक वित्तीय विवरण, जरा इस शब्द को समझ लीजिए। वार्षिक, ये कितनी बार हिसाब देंगे? साल में एक बार तो देना ही है। साल में एक बार तो देना ही है। वित्तीय मतलब होता है आय और व्यय करने की शक्ति। आय और व्यय करने की शक्ति। आपने सुना होगा, भैया हम घर के मालिक हैं लेकिन हमारे पास वित्तीय अधिकार नहीं है। वित्तीय अधिकार नहीं है। यदि तुम्हारे पास वित्तीय अधिकार ही नहीं है तो तुम काहे के मालिक हो? तुम के तेरे ही के पूरी खाने के मालिक हो? काहे के मालिक हो भाई? वित्तीय अधिकार मजाक थोड़ी ना है, यही तो सब है। चाणक्य ने क्या कहा है? शक्ति का स्रोत कौन है? कोष। शक्ति का स्रोत क्या है? कोष है। राजा की शक्ति का स्रोत, एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, RAIT, बड़ी अच्छी फिल्म थी। राजा की शक्ति का स्रोत राजा की सेना थोड़ी ना है। राजा की शक्ति का स्रोत राजा के मंत्री थोड़ी ना है।
राजा के शक्ति का स्रोत कोष है, रुपया, पैसा, रोकड़ा। कोष रहेगा, रुपया रहेगा तो आप रातों रात सेना खड़ी कर देंगे। रुपया रहेगा, कोष रहेगा तो आप मंत्रियों की लाइन लगा देंगे। लेकिन कोष ही न रहे तब सेना भी भाग जाएगी और मंत्री भी भाग जाएंगे। अब कोई व्यक्ति सरकार चला रहा है, सोच के देखो, एक व्यक्ति है वो सरकार चला रहा है, गवर्नमेंट, ओ माय गॉड, गवर्नमेंट चला रहा है। आपने कहा हुजूर हमको बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हमारा मन है कि हम तुमको 2 गुना भत्ता दे दें, लेकिन यार ऐसा है हम पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे, मेरे पास पैसा खर्च करने का अधिकार ही नहीं है, हम व्यय नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने कहा कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कोष रिक्त है, एक तो ये कारण है। तो आप क्या कहेंगे? तो टैक्स लगा के कोष भर लीजिए। नहीं नहीं, हम टैक्स भी नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब हम आय भी करने में समर्थ नहीं है, हम व्यय भी करने में समर्थ नहीं है। तो जब तुम न आय करने में समर्थ हो न तो व्यय करने में समर्थ हो तो तुम काहे का सरकार हो? पूछेंगे भैया अच्छा ये वाला जो सरकार, ये वाला जो अधिकार है, आय व्यय करने का अधिकार है, ये किसके पास है? बोले ये पिछले सरकार में जो वित्त मंत्री थे अभी वही कोष पे कब्जा करके बैठे हैं। अब तो संभव नहीं है, संवैधानिक युग में अब तो संभव नहीं है। पहले जब राजाओं का दौर था तो चलता था, सेनापति ने राज्य पे कब्जा कर लिया, वित्त मंत्री ने राज्य पे कब्जा कर लिया, महामंत्री ने राज्य पे कब्जा कर लिया। तो राज्य पे कब्जा करने का क्या मतलब है? कोष पे कब्जा, कोष पे कब्जा होगा तो कौन कौन कब्जे में होगा? सेना कब्जे में हो जाए। तो पिछले सरकार में, पिछले राजा के समय, पिछले शासक के समय जो वित्त मंत्री हैं वही कोष पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो यदि ये कोष पे कब्जा करके बैठे हैं, इसका मतलब कि सरकार कौन है? यही है, जिसके पास कोष वो सरकार, जिसके पास आय और व्यय करने की शक्ति वो सरकार। जिसके पास आय और व्यय करने की शक्ति है मतलब वित्तीय अधिकार उसी के पास है, वही पावरफुल है। ओके, चलो भाई, अब भारत में जो वित्तीय वर्ष है ये कब से कब तक है? तो आप जानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब एक समिति थी, शंकर आचार्य समिति, शंकर आचार्य समिति, इन्होंने कहा वित्तीय वर्ष में परिवर्तन हेतु, ये देखो छोटी मात्रा रहेगा सर, ठीक है। तो आपसे प्रश्न कोई पूछे कि फाइनेंशियल ईयर में बदलाव करने हेतु किसने सुझाव दिया? तो शंकराचार्य समिति। कब से कब तक बोला था? इन्होंने कहा था कि ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इसको कर दीजिए, ठीक है। देखो भारत में एक राज्य है, इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। कमाल का राज्य है, इसने अपने यहाँ वित्तीय वर्ष में परिवर्तन किया हुआ है। मध्य प्रदेश में यही वाला वित्तीय वर्ष है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है। और दूसरी बात क्या है? जम्मू कश्मीर
वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने वाला दूसरा राज्य था। वहां भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता था। ठीक है। मध्य प्रदेश बाल बजट भी पेश करता है। क्या करता है? बाल बजट भी पेश करता है। मध्य प्रदेश की एक और खासियत है, यहाँ पे एक अपने आप में बड़ी कमाल की मिनिस्ट्री है जिसको कहते हैं हैप्पीनेस मिनिस्ट्री। यहाँ पे हैप्पीनेस मिनिस्ट्री है। और क्या है? यहाँ पे गैयों का नेशनल पार्क है। कमाल की बात है। क्या है? गैयों का नेशनल पार्क है। ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने हेतु संविधान संशोधन करना होगा? क्या वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने हेतु संविधान संशोधन करना होगा? जैसे भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है और आप चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष बदल जाए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो जाए या 1 जुलाई से 30 जून हो जाए, तो क्या संविधान में कोई संशोधन करना होगा? नहीं, बड़ा वाला नहीं। क्यों नहीं करना होगा? क्योंकि देखो आर्टिकल 112 क्या बोला? एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक है ना, आप वर्ष में एक बार इस विवरण का प्रस्तुतिकरण कर दो। अनुच्छेद 112 यही तो कह रहा है। अनुच्छेद 112 ये थोड़ी कह रहा है कि नहीं आपको फरवरी में करना है कि मार्च में करना है कि जून में करना है। वो आपसे ये कह रहा है कि वर्ष में एक बार कर देना है, एक निर्धारित समय पे, जब भी आप समय निर्धारित कर लीजिए। ठीक, तो कभी भी कर दो, कोई परिवर्तन थोड़ी करना है, संविधान में कोई संशोधन थोड़ी करना है। लेकिन अगर संविधान में ये लिखा होता है 112 में कि नहीं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, ओ माय गॉड, तो कुछ चेंज करना पड़ता, लेकिन ऐसा लिखा नहीं गया है। तो लिखा नहीं गया है तो एक बार करना पड़ेगा, आप चाहे जब कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा पहले बजट पेश होता था लास्ट फरवरी को। कब? 28 की फरवरी है तो 28 को, और 29 की फरवरी है तो 29 को। लेकिन 2017-18 से ये कब से होने लगा? 1 फरवरी को। ठीक है, यदि इतना तो ध्यान में होगा ही, पहले लास्ट फरवरी को होता था, अब 1 फरवरी को होता है। इससे कोई परिवर्तन नहीं। संविधान में कोई संशोधन करना होगा? कोई संशोधन नहीं। आपसे अगर कोई कहे कि नहीं नहीं गलत बात है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, पड़ता होगा, कुछ भी कहे, तो आप सिर्फ उससे इतना पूछिए, भैया पहले 28 को जब पेश होता था, अब 21 को, अब 1 तारीख को पेश होने लगा, तो 21 संविधान संशोधन से ऐसा हुआ? अगर होता है तो बिल्कुल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार के कार्यकारी आदेश से इसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि क्या वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने है तो संविधान में संशोधन करना होगा? बिग नो, बड़ा वाला नहीं, नहीं नहीं नहीं। क्लियर? ऐसा इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि वित्तीय वर्ष में परिवर्तन करने है तो हमने समिति का गठन किया है। वो क्या है? शंकराचार्य समिति। ठीक, चलो और देखो अगली बात।
जितनी बातें मेरे मुंह से निकल रही हैं ये सारी बातें परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लिखते रहेंगे, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो मजा आ जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा आपका। और नहीं लिखेंगे, केवल इसको जो कथा की तरह सुनते रहेंगे, तब भी मजा आएगा। चलिए देखिए, बजट है। बजट के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज पार्ट ए एंड सेकेंड वन इज पार्ट बी। ठीक है, पार्ट वन को बोला जाता है बजट स्पीच। ठीक है, और पार्ट बी को बोला जाता है फाइनेंशियल बिल। ठीक है, तो पार्ट वन क्या है, पार्ट ए क्या है? पार्ट ए है बजट स्पीच, पार्ट बी क्या है? फाइनेंशियल बिल। ठीक है, आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अब ये बजट को तैयार कौन करता है भैया? बजट का निर्माण कौन करेगा? बोलेंगे भारत सरकार करती है। कौन करती है? भारत सरकार। भारत सरकार में कौन कर रहा है? वित्त मंत्रालय। कौन कर रहा है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में भी कौन कर रहा है? इसमें होता है आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग। और आर्थिक कार्य विभाग में भी होता है बजट प्रभाग। बजट प्रभाग। यहां से आपको एक ही प्रश्न के चार उत्तर मिले। पहला, बजट कौन तैयार करता है? भारत सरकार। सही बात है, भारत सरकार तो सब है, सब तो यही करते हैं। अब भारत सरकार में भी कौन करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में भी बहुत सारे विभाग हैं, तो कौन सा? आर्थिक कार्य विभाग। और आर्थिक कार्य विभाग में भी क्या है? बजट प्रभाग है। ये साल भर बैठ के यही करते हैं, इनका काम ही है बजट तैयार करना। आंकड़े लाओ, यहाँ चिपकाओ, वहां जोड़ो, उससे कंपेयर करो, और फाइनली जो है एक बजट ले जाकर वित्त मंत्री के सामने रख देते हैं। हजूर, ये है बजट, ये है बजट की स्पीच, और ये है बजट की पूरा उसका विधेयक, पूरा लेखा जोखा। तो वित्त मंत्री जो सदन में पढ़ते हैं वो बजट स्पीच है। क्या है? बजट स्पीच है, वो विधेयक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि बजट कई सौ पन्नों का एक दस्तावेज है, सबको पढ़ पाना कम समय में संभव नहीं है, तो उसके जो हाइलाइटेड फीचर्स होते हैं वही पढ़े जाते हैं। तो बजट स्पीच पढ़ लिया, सदन थोड़े समय के लिए स्थगित। उसके बाद जो उसका विधेयक होता है, जो ड्राफ्ट होता है, वो सारे मेंबर्स को बांट दिया जाता है। लेकर जाइए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन समय निर्धारित होता है, घर पर बैठ के उसको पढ़िए। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके पास विशेषज्ञ हैं, उनसे पढ़वाइए, देखिए क्या अच्छा क्या बुरा, और फिर आइए। बहस करने का सबसे अच्छा आनंद क्या है? पढ़ कर आइए, बिना पढ़े बहस मत कीजिए। हमें सीखना चाहिए, हमें अपनी संसदीय व्यवस्था से सीखना चाहिए, खासकर इन सब मसलों पर, कि आप जब बिना पढ़े बहस करेंगे तो आप अतार्किक, अनावश्यक, उल-फजूल बातें करेंगे, और जब आप पढ़कर बहस करेंगे तो आप तार्किक, तथ्यात्मक और प्रासंगिक बात करेंगे। ठीक है, तो हमें जब भी किसी से बहस करना चाहिए तो हमें उसका स्तर जानने से पहले अपना स्तर समझना चाहिए
कि हम जो इससे बात कर रहे हैं क्या हमें इस विषय पर जानकारी है या नहीं। उससे कम जानकारी है यह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वह उस विषय में आपसे कम जानकार है तो यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस विषय में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं, आपके ज्ञान का स्तर भी छिछला है, तो ये समस्या है। तब आपको भी बहस नहीं करनी चाहिए। कायदे से तो बिना पढ़े, बिना तथ्यों की जानकारी हुए कि बहस किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप किसी और के जिम्मेदार थोड़ी हैं, आप स्वयं के जिम्मेदार हैं। ठीक है, बात समझ आ गया। तो पहला प्रश्न क्या है, बजट को कौन बनाता है। भारत सरकार में वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग, और आर्थिक कार्य विभाग में भी बजट प्रभाग। ठीक है, अब एक डिपार्टमेंट है, इसको समझिए। आपने सुना होगा दीपम, DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये क्या है, यह एक, पहले क्या था, ये पहले यह विनिवेश मंत्रालय था। ये क्या था, विनिवेश मंत्रालय। पहले ये विनिवेश मंत्रालय था। अब क्या है, ये विभाग है, डिपार्टमेंट है। किसके अधीन है, तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। क्या है ये, वित्त मंत्रालय के अधीन है। क्लियर। ये क्या करता है, ये करता क्या है, तो ये विनिवेश के कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है। क्या करता है, ये विनिवेश के कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है। अब एक बात समझिए, प्रश्न ये आता है, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुतिकरण, ध्यान दीजिएगा, दो प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन कराता है, क्या है, कौन कराता है, और दूसरा कौन करता है। बजट कौन प्रस्तुत कराएगा, सरकार। कौन कराएगा प्रस्तुत, सरकार। सरकार मतलब राष्ट्रपति, राज्य का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, हेड ऑफ द नेशन। तो जब कभी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बजट को कौन प्रस्तुत कराता है, राष्ट्रपति। और कौन प्रस्तुत करेगा, तो राष्ट्रपति का आप रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। आमतौर पे कौन करेगा प्रस्तुत, वित्त मंत्री। आपने ध्यान दिया होगा, एक साल का बजट पीयूष गोयल साहब ने प्रस्तुत किया था। हालांकि वित्त मंत्री नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। क्यों किया था, क्योंकि शायद जहां तक मुझे याद है उस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे और उनकी पीठ में दर्द था। वो शायद ये बीमार थे, कुछ थे, समस्या थी उनको,
तो वो बजट प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं थे। तो वित्त मंत्री के नाम पे कोई जीने बनने की कसम थोड़ी ना है कि वित्त मंत्री पेश करेगा। हाँ, बजट बनाने का कार्य वित्त मंत्रालय का है, तो वित्त मंत्रालय का प्रमुख होने के नाते वित्त मंत्री पेश करता है, और राष्ट्रपति किसी से भी कह सकता है कि पेश कर दे। आमतौर पर वित्त मंत्री पेश करता है। तो दो प्रश्न, कौन पेश कराता है? राष्ट्रपति। कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। ठीक है। अगर प्रश्न ये पूछते केवल वित्त मंत्री ही पेश करेगा तब गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब आइए देखिए, एक शब्द बार बार यहाँ पे आया, विनिवेश विनिवेश विनिवेश। विनिवेश को समझते हैं। विनिवेश क्या है? देखो भाई, अब आज के बाद जब भी कभी पेपर में पढ़िएगा, कहीं टीवी में देखिएगा, न्यूज वगैरह में, और आपको ये शब्द मिल जाए विनिवेश, तो समझिएगा क्या है। लिखिए, किसी सार्वजनिक उपक्रम में किसी सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की इक्विटी के विक्रय, सरकार की इक्विटी के विक्रय की प्रक्रिया, ये क्या है प्रभु? ये विनिवेश है। इसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, डिस इन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश। ये देखो है क्या, समझो इसको। एक कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम, PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट, साधारण भाषा में एक सरकारी कंपनी है। इस कंपनी का मालिक कौन है? सरकार। कौन है मालिक? सरकार। सरकार के पास कितने परसेंट का इसमें शेयर है? 100%। सरकार ने एक बिजनेसमैन को बुलाया, बोले भैया यहाँ आओ, ये हमारी कंपनी है, मैं इसमें अपना 20% हिस्सा बेच रहा हूं, क्या आप खरीदेंगे? बोले हाँ हाँ, मैं तो कब से इसके ताक में बैठा था कि कोई इसका हिस्सा बेचे। आप बेच रहे हैं, अच्छी बात है। अब ये कौन आया? प्राइवेट कंपनी। पहले गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी थी? 100%। तो प्राइवेट की हिस्सेदारी कितनी रही होगी? 0 रही होगी। गवर्नमेंट ने 20% अपना बेच दिया, तो गवर्नमेंट के पास क्या हुआ? 80 बचा, और इसका 0 बढ़ के कितना हो गया? 20 हो गया। ये क्या देखने में लग रहा है? अब जरा डेफिनेशन को पढ़िए। किसी सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की इक्विटी के विक्रय की प्रक्रिया। इक्विटी को नहीं समझ पा रहे हैं तो आसान भाषा में समझिए, अपना हिस्सा। ठीक है। तो ये 100 से घट के 80 हो गए, ये 0 से बढ़ के 20 हो गया। इन्होंने अपना हिस्सा बेचा, इन्होंने उनका हिस्सा खरीदा, इनका हिस्सा कम हुआ, इनका हिस्सा बढ़ा। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनिवेश कहलाती है। क्या कहलाती है? विनिवेश। क्या कहलाती है? विनिवेश। अब यहां से 2 प्रश्न आता है। क्या आएगा? 2 प्रश्न आएगा। पहला, सरकार ऐसा करती क्यों है?
पहला कारण, सरकार को पैसों की जरूरत होती है। बिल्कुल नहीं। अगर कभी परीक्षा में पूछ दे कि सरकार पैसों की जरूरत के लिए भी निवेश करती है, तो उस प्रश्न को तुरंत खारिज कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है, सरकार पैसों की जरूरत के लिए भी निवेश नहीं करती है। तो करती क्यों है? ये सरकार का रणनीतिक कदम है। क्या है भाई? रणनीतिक कदम है। पैसों की जरूरत के लिए सरकार विनिवेश नहीं करती है। हाँ, विनिवेश करने से सरकार को पैसा मिलता है, ये सही बात है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से दिमाग में बैठा लीजिए। पैसा चाहिए, इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट करने से पैसा मिलता है, ये बात सही है। तो विनिवेश किया क्यों? विनिवेश एक रणनीतिक कदम है, ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है, उनकी रणनीति का भाग है। आप पूछेंगे ये क्या बात है? आप कह रहे हैं कि पैसों की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसको रणनीतिक कदम बता रहे हैं। सही बात है। देखो ध्यान से, मान लो गवर्नमेंट की एक पीएसयू है, पीएसयू में प्रॉफिट दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा हो, इसमें प्रबंधन की समस्या आ रही हो, ठीक है, अन्य कोई समस्या हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने सारे अपने जो है उसके जो तेज तर्रार दिमाग थे सबको लगाया। उनको लगा कि यार ये कुछ बात बन नहीं रही है, तो उन्होंने कहा काम करो, प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें घुसाओ। प्राइवेट प्लेयर्स के हो सकता है प्रॉफिट बढ़ जाए, हो सकता है प्रॉफिट बढ़ जाए, हो सकता है मैनेजमेंट भी दुरुस्त हो जाए, अन्य जो समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाए। हमारी भाषा में वर्तमान में आप देख रहे होंगे बिजली चोरी। सरकार बिजली विभाग का निजीकरण करना चाहती है। कह रही है कि कर्मचारी जो उसमें काम करेंगे उनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। ठीक है, सरकार कह रही है, कोई समस्या नहीं है, सरकार माई बाप है, जो कहेगी मानना पड़ेगा। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, बिजली विभाग के साथ क्या समस्या है? बिल कितने प्रतिशत लोग जमा करते हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, आप उसको समझ जाइए, ये बताने वाली चीज नहीं है यहाँ पे सबके सामने। बिजली चोरी, ये भी समस्या है। बिजली चोरी हो कैसे रही है, ये भी बताने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। आप समझ गए। अब आप देखो, अगर इस विभाग का प्रबंधन किसी निजी हाथ में होगा, किसी निजी हाथ में होगा, तब क्या हो सकता है? हो सकता है कि बिजली के बिल का जो रिकवरी है और प्रभावी तरीके से हो सके। हो सकता है कि बिजली के चोरी जो है वो समाप्त हो जाए या कम हो जाए। तमाम चीजें हैं। अब ये कह सकते हैं कि अगर ये सारे काम जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं कर सकते? हाँ सही है, वो अलग तर्क का विषय है, वो अलग बहस की बात है कि आखिर ये सारी चीजें अगर ये प्राइवेट लोग सही कर सकते हैं तो ये सरकार भी तो कर सकती है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया उस बात को, ये अलग विवाद है, ये अलग बहस की बात है।
क्लियर? चलिए, तो यहां से आप लोगों ने दो बात समझा कि पैसों की जरूरत के लिए नहीं होता। अच्छा, इसको भी समझ लीजिए, पैसों की बात यहां पे क्यों आ गई। सरकार ने अपने रणनीतिक कदम के तहत विनिवेश किया, तो सरकार का क्या था, एक रणनीतिक कदम था। इस रणनीतिक कदम के अंतर्गत सरकार ने विनिवेश किया, अपनी हिस्सेदारी को बेचा, बदले में इसको कुछ पैसा मिल गया। करना था ये तो हुआ ही, साथ में ये मिल गया। तो सरकार के लिए क्या है, ये बोनस है। क्या है, बोनस है। बात आ रही समझ में? जैसे कुछ लोग विनिवेश को कहते हैं घर के बर्तन बेचकर खाना। किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, उसके पास भोजन नहीं है, तो क्या कर रहा है, वो घर के पुराने बर्तनों को बेचकर अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रहा है। ये विनिवेश नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उससे कंपेयर इसको मत कीजिएगा। यहां पे इसका उद्देश्य ही था धन प्राप्त करना। बर्तन बेचना उसका कोई रणनीतिक कदम नहीं है, उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उसका उद्देश्य है धन प्राप्त करना। जबकि विनिवेश का उद्देश्य जो है धन प्राप्त करना नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। दोनों में तो समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आएगा, कभी आंख बंद करके चिंतन करिएगा तो आप समझिएगा। अभी तो आज बजट शुरू हुआ है, आप जब इस बजट की अंतिम क्लास करके इत्मीनान करेंगे, खाली होंगे, तो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। आपको लगेगा अरे पप्पा रे, ये भी होता है, सरकार पर कितना दबाव है। लगता होगा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है वो कितने मौज में है। किसी ने कहा था कि प्रधानमंत्री का जो पद है ये कांटों का ताज है। कांटों का ताज क्यों बोला? कांटों का ताज इसलिए बोला क्योंकि ताज सबको चाहिए, तो ले लीजिए ताज, लेकिन उस ताज के साथ साथ आपको जो जिम्मेदारियां मिलेंगी वो आपको चैन से सोने नहीं देंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा। कल हम लोग देखेंगे बजट की संरचना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हालांकि मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं, मेरे व्यक्तिगत जो मेरा अनुभव है, जीएस के जितने भी सेक्शन हैं जिनको आप जानते हैं, जीएस के आप किन किन सेक्शंस को जानते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पर्यावरण, मिसलेनियस, यही जानते हैं। इसमें ज्योग्राफी जो है ये आपको आंखों से दिखता है, ये विजिबल है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो है ये आपको आंखों से दिखता नहीं है, ये महसूस होता है। ये क्या होता है? महसूस होता है। और ये हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इन दोनों चीजों से हमारा सामना रोज होता है। ज्योग्राफी से भी होता है, पर्यावरण से भी होता है, वो हमें भौतिक रूप से प्रभावित करती हैं। लेकिन ये दो चीजें जो है इनसे हमारा सामना रोज होता है। आप घर से बाहर निकलेंगे
चौराहे पे पहुंचेंगे, पुलिस वालों ने आपको रोक लिया, लाइसेंस चेक कराइए। ये क्या है? ये पॉलिटी का पार्ट है। पुलिस वाला कौन है? वो राज्य का प्रतिनिधि है। पुलिस कौन है? अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो वो राज्य है। जेब में पैसा है, वो कहीं न कहीं आपके बजट का पार्ट है, वो आपकी अर्थव्यवस्था का पार्ट है। तो इन सब चीज़ों से आपका सामना रोज होता है। तो जब आपका सामना रोज होता है तो एक नागरिक होने के नाते आपको उन सब का जो बेसिक मायने हैं आपको पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं कि राजकोषीय घाटा 3.5% से बढ़ के 4% हो गया, तो ये पढ़ने के बाद आपके मस्तिष्क में जो पहला रिएक्शन आता है, उसे रिएक्शन से ये पता चल जाता है कि आपको उस विषय में कितनी रुचि है, आप उस विषय के विषय में कितना जानते हैं। राजकोषीय घाटा 3.5% से बढ़ के 4 हो गया, यह सुनने के बाद आपकी सेहत पर कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर पड़ा, आप समझ रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं पड़ा, नहीं समझ रहे हैं तो और ठीक है, तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। कॉन्फिडेंस तो ही आदमी का होता है, एक ज्ञानी का, दूसरा गंवार का। तो यदि आप में ज्ञानियों वाला आत्मविश्वास है तो अच्छी बात है। ईश्वर से प्रयास करिए, दुआ करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि गंवारों वाला आत्मविश्वास आपके अंदर न आए। अध्ययन करिए, मन से पढ़िए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, उनको बताइए कि एक बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, इसको पढ़ें। मैं पूरी इकोनॉमिक्स को यहीं पे समाप्त करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने हैं। जो लोग इसको लगातार देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि इसका कंटेंट कितना बेहतर है। तो कल की क्लास में आइए, कल मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ बजट। नमस्कार।